हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गंधाते हुए कसाई खाने से, जहां हवा में सिर्फ खून, पसीने और फटे हुए मांस की बदबू है। तभी किसी की आवाज आती है, क्या तुम जानते हो कि सुअरों के जीन्स इंसानों से 95% मिलते हैं? इसलिए अब हम इंसानों को नहीं, सुअरों को मारते हैं। किफायती भी है और कानून भी कुछ नहीं कहता। और हम देखते हैं अपने एमसी को, जिसका नाम होता है मारू। मारू ध्यान से उसकी बातें सुन रहा होता है और उसके हाथ में खून से सनी हुई एक धारदार चाकू है, जिसे वो ऐसे पकड़े हुए है जैसे अभी रेसिपी में कुछ स्पेशल डालने वाला हो। फिर आता है एक मसल से फूला हुआ बॉडी बिल्डर टाइप आदमी, हाथ में कुल्हाड़ी, मुंह में गुस्सा और दिमाग में जलन। तो मेरी जगह लेना चाहता है तो है कौन वे प्रोटीन शेक? इतना कहते ही वो कुल्हाड़ी से मारू पर झपटता है, लेकिन मारू ना हिला, ना डरा, ना ब्लिंक किया, जैसे नेटफ्लिक्स पर लास्ट सीजन का स्पॉइलर मिल गया हो। और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। हम देखते हैं कि वो बॉडी बिल्डर एक ही बार में सुअर के 2 टुकड़े कर देता है और तभी खुलता है एक गहरा राज। ये बंदा और कोई नहीं, मारू का सन की बॉस जूनो है, जो वर्ल्ड लिवस्टॉक फूड कंपनी का मैनेजर है और वीकेंड्स में शायद WWE लड़ता है। बॉस कहता है, तू अभी भी मुझसे बहुत पीछे है, तेरी औकात नहीं है मेरी तरह बनने की। मारू बोलता है, अगर आप ऐसे ही मीट काटोगे तो बेंच टूट जाएगी। वैसे भी प्लीज कुछ कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि मीट से ज्यादा तो आपकी बॉडी चमक रही है। बॉस मुस्कुराता है जैसे मिस वर्ल्ड जीत लिया हो। देखो मेरी स्किल, क्या तुम्हें इसे बेचना शर्मनाक नहीं लगेगा? मारू एकदम प्रोफेशनल मूड में, नहीं सर, शर्म तो तब आती है जब आप मुझे रात में कॉल करके कहते हो पीठ दबा दे बेटा। बॉस सिर सहलाता है, तो भी बुरा नहीं है, बस थोड़ा कम बकवास किया कर। मारू चिढ़कर बोलता है, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो कम से कम मुझे परेशान तो मत करो। बॉस कहता है, ठीक है बच्चू, कोई बात नहीं, लेकिन आज तू मेरे साथ बाहर चलेगा, हमें कुछ काम निपटाने हैं। तभी सीन कट होता है और हमारी कहानी शिफ्ट होती है ऑफिस में, जहाँ बैठी है किम यांग। वो एक अकाउंटेंट है और एक फुल टाइम फूड लवर, जिसे खाने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो चुपचाप अपने खाने में लगी होती है, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है, तुम्हें मुकबांग पॉडकास्ट में नहीं जाना क्या? और कब तक खाने वाली हो तुम? किम बोलती है, जब तक पेट ना कह दे कि बस कर बेटा। दूसरी लड़की जा रही होती है और वो बोलती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, तब तक ऑफिस पर नजर मारते रहना। किम जवाब देती है, हाँ, पर आते वक्त कुछ खाने के लिए लेते आना, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। दूसरी ओर मारू अब भी अपने बॉस से परेशान है। मारू गुस्से में फटफड़ता है, मुझे पैसे भी नहीं देते, छुट्टी नहीं देते, और अब मुझसे पीठ भी साफ करवा रहे हो। अब बॉस हो या मेरी बीवी? बॉस रोमांटिक होकर बोलता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। मारू का फुल ब्लास्ट जवाब, प्यार मत दिखाओ सर, वरना HR से शिकायत कर दूंगा। बॉस फिर उसे याद दिलाता है, पहले दिन बिना पलक झपकाए सुअर काटा था तूने, तभी जान गया था कि तुम पैदाइशी कसाई हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोनों नहाने के लिए आए हुए हैं। मारू ठंडे गुस्से में, आप ऑफिस में बच्चों को मारते हो, मुझसे फर्श साफ करवाते हो, और अब बोल रहे हो कि तेरे लिए प्यार है? अरे सर, इतना प्यार भी मत दिखाओ। बॉस बोलता है, तू पैसों के लिए ही लड़ रहा है ना? ठीक है, मैं तुझे एक मुनाफे वाला काम देता हूँ। मारू पूछता है, कैसा काम? बॉस, तू जापान में पढ़ा है ना? मारू, हाँ, लेकिन डिग्री में नहीं लिखा था कि मैं कसाई बनूंगा। बॉस मुस्कुराता है, फिर बढ़िया है, तू जापान जा। और तब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अपना एमसी जापान में खड़ा है और जहाँ इसे काम करना है अर्बन लिवस्टॉक कंपनी में। अब मारू जापान में एक अजीब अर्बन लिवस्टॉक फार्मिंग कंपनी में काम कर रहा है, वो भी अकेला। मारू बड़बड़ाता है, 6 महीने एक भी छुट्टी नहीं मिली। अगर कोरिया में होता तो कम से कम छुट्टी तो मिलती। तभी वो देखता है कि एक याकुजा जैसा बंदा सिगरेट पीते हुए उसे घूर रहा है। मारू जापानी में बोलता है, यहाँ स्मोकिंग करना मना है सर जी। जिस पर वो याकुजा बोलता है, ओके ब्रदर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मारू मन में बड़बड़ाता है, लगता है गंजित सिगरेट से ही तेरे सारे बाल जल गए हैं। तभी मारू सीरियस हो जाता है। वो बोलता है, यहाँ मेरा काम है, इन पसलियों की हड्डियों को बड़ी ही सावधानी से अलग करो और बाकी सब फेंक दो। मारू मन ही मन में सोचता है, वाह भाई वाह, जैसे कि मैं कोई कसाई नहीं, कोई हड्डी एक्सपर्ट हूँ। वो एक पसली उठाता है और पसलियों को छूते ही रुक जाता है। वो बोलता है, ये कुछ ज्यादा ही भारी क्यों लग रही है, जैसे जिम करके आई हूँ। वो ध्यान से देखता है और उसकी नजर जाती है एक पतली सी लाइन पर, जो साफ दिखाती है कि इसे पहले काटा गया था और फिर चुपचाप से जोड़ दिया गया। अब माहौल थोड़ा क्रीपी होता है और तभी हड्डियों में से सफेद पाउडर सा रिसने लगता है। इसे देखकर मारू समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सोचता है, यही वजह है कि कोई भी जापानी यहाँ काम नहीं करता, और शायद तभी ये याकुजा गैंग का आदमी मुझ पर इतनी नजर रखे हुए है। मारू मन में बोलता है, अबे ये मांस की फैक्ट्री है या कोकेन फैक्ट्री? वो पीछे मुड़कर देखता है और वही गंजा याकुजा बंदा अब भी उसे घूर रहा होता है, हाथ में सिगरेट, पैर में चप्पल और चेहरे पर ऐसा लुक जैसे तू हिलेगा तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। मारू फिर सोचता है, जापानी कसाई नहीं थे क्या? मैं ही मिला था क्या इस जासूस
उसी टास्क के लिए। साफ सफाई का काम बोला था। हाँ, वो तो उतना ही है जितना कि स्कूल में असेंबली के टाइम चुप्पी होती है। हड्डियां अब भी टेबल पर रखी हैं और उस सफेद पाउडर ने धीरे धीरे पूरे माहौल को अजीब बना दिया है। मारू बड़बड़ाता है, ये पसलियां नहीं है, साजिश है। नहीं, मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी मैं जल्दी ही निकलने वाला हूँ, या शायद अभी निकल जाऊँ। पीछे से आवाज आती है, क्या तुम अभी जाना चाहते हो? तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं मारू फोन पर अपने बॉस से बात कर रहा होता है। मारू थोड़े गुस्से में अपने बॉस से कहता है, मैं यहाँ पिछले 6 महीने से ओवर टाइम कर रहा हूँ, वो भी अकेले। सारा काम मैं ही करता हूँ, स्लॉटर से लेकर सफाई तक, और ऊपर से ये याकूजा मेरी 24 घंटे चौकीदारी कर रहा है। इस पर उसका बॉस कहता है, क्या तुम काम को कोई गेम समझते हो? यहाँ भी तुमने बिना शिकायत किए ओवर टाइम किया था, अब ऐसे नखरे क्यों कर रहे हो? मारू थोड़ा झल्लाता है और उससे बोलता है, ये जगह वाकई अजीब है। इस पर उसका बॉस बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश की। तुमने कहा था ना कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, और अब तुम पीछे हटोगे? अगर तुमने काम छोड़ दिया तो तुम अपने छोटे भाई बहनों की फीस और अपनी माँ के कार्ड के लोन का क्या करोगे? मारू इस पर कुछ नहीं बोलता और वो फोन रख देता है। तभी हम देखते हैं अगला दिन, जहाँ मारू वापस से अपने काम में लग जाता है, लेकिन अब वो थोड़े गुस्से में होता है। वो बड़बड़ाता है, 1 महीना, बस 1 महीना और झेल लूंगा ये घटिया काम। अगर फैमिली प्रॉब्लम और पैसे की जरूरत ना होती तो मैं बहुत पहले ही जा चुका होता। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, मारू चान, क्या तुम्हें काम में मजा आ रहा है? मारू देखता है वो आदमी जो अभी अभी अपना पप्पू खुजा रहा है। मारू बोलता है कि यह कमीना कर क्या रहा है? तभी हम देखते हैं वो बंदा उसके गालों को खींचते हुए बोलता है, अगर तुम नहीं होते तो हमें यहाँ काम संभालने में बहुत मुश्किल होती। तुमने हमारी बहुत मदद की है। मारू अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है, इसने अपना पप्पू खुशाने के बाद मेरे चेहरे को छुआ कैसे? तू मरना चाहता है क्या कमीने? लगता है आज तो तेरा अंतिम संस्कार पक्का है। मारू कुछ करता है इससे पहले उसे दिखती है बंदूक। बंदूक देखते ही वो कहता है, शांत हो जा मारू, अभी सही समय नहीं है ये। इसके बाद वो टकला बोलता है, तुम चाकू बहुत अच्छा चलाते हो, इसलिए मैं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। वैसे आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो मैं जा रहा हूँ, और मेरा छोटा भाई मेरी जगह लेगा, वो भी तुम्हारी उम्र का है। तभी सीन में एंट्री होती है खट्टे खट्टे आदमी की। आते ही वो बोलता है, तेरे के लिए माफ कीजिए बड़े भाई। मारू फटी आंखों से देखता है। वो मन में बोलता है, ये है इसका छोटा भाई, ये कौन से एंगल से मेरी उम्र का लग रहा है? टकला हंसता है और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये कोरिया से आया है, एक नया कसाई है, इसका काम है पसलियों को साफ करना, और हाँ, इस पर थोड़ा ध्यान देना। तभी हम देखते हैं उस पहलवान जैसे बंदे को जो हाथ में पसलियों से भरा कटोरा लिए खड़ा हुआ है। वो टकले से पूछता है, बड़े भाई इन पसलियों को कहाँ रखना है? जिस पर वो टकला बोलता है, वहाँ रख दे। अभी बंदा इतना बड़ा बेवकूफ होता है कि टकले से फिर पूछता है, वहाँ मतलब कहाँ? इस पर वो टकला गुस्से में बोलता है, वहाँ मतलब वहाँ रख दे। वो फिर टकले से पूछता है, पर वहाँ मतलब ईस्ट में या वेस्ट में? इस पर उसका भाई गुस्से में बोलता है, जहाँ तुझे सही लगे वहाँ रख दे मालिक। इन दोनों नमूनों को अपना एमसी बड़े ही गौर से देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं अचानक से भूकंप आ जाता है। टकला बोलता है, भूकंप गया भाड़ में, तुम हड्डियों को गिरने मत देना बस। पर इस बेवकूफ से वो हड्डियां कैसे संभलने वाली थी? वो उन्हें गिरा देता है। सफेद पाउडर फिर से उड़ता है और चारों ओर फैलने लगता है। टकला कहता है, मारू-चान तुम टेंशन मत लो, जापान में भूकंप आते रहते हैं, तुमको इसकी आदत पड़ जाएगी। और हाँ, ये जो सफेद पाउडर है चिंता मत करो, ये हड्डियों की धूल है शायद। वो मारू से कहता है, तुम अपना काम करो, हम इसे साफ कर देते हैं। इसके बाद मारू फिर से अपने काम में लग जाता है। टकला अपने भाई से बोलता है, देख अगली बार तूने फिर से कुछ गिराया ना तो सुअरों की हड्डियों की जगह तेरी पसलियां कटोरे में होगी। बेवकूफ, अब जल्दी उठा इसे। उसका भाई बोलता है, हाँ बड़े भाई। फिर छोटा भाई मासूमियत से पूछता है, बड़े भाई आपने कहा था कि ये कसाई कोरिया से है? जिस पर टकला बोलता है, हाँ तो? छोटा भाई बोलता है, तो शायद उसे ये नहीं पता कि ये ड्रग है और वो जापानी भी नहीं समझेगा। और हम देखते हैं कि मारू ने ये सब सुन लिया होता है। टकला गुस्से में उसे देखकर चिल्लाता है, चुप चुप हो जा बेवकूफ। इतना कहती टकला अपनी गन मारू की तरफ कर देता है और बोलता है, इसको जापानी आती है, अब जो कि हमारा भांडा फूट चुका है तो तुझको मरना होगा। गन को अपनी तरफ देखकर मारू के पसीने छूट जाते हैं। वो कांपती आवाज में बोलता है, सुनो पहले मेरी बात तो सुन लो। पर टकला एक भी नहीं सुनता। मारू सोचता है, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? मैंने हर दिन सुअरों को काटा है, परिवार के लिए खून पसीना बहाया है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, खासकर यहाँ इस पप्पू खुजाने वाले के हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं। तभी मारू को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ उसका बॉस उससे कह रहा होता है, मारू तुम्हें पता है मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करता हूँ? जब यहाँ तुम्हारा पहला दिन था, पहले दिन जब तुमने सुअर मारा था बिना एक बार भी पलक झपकाए। ज्यादातर लोग डरते हैं जब वो किसी को पहली बार मारते हैं, लेकिन तुम उन सबसे अलग थे। और तुम मुझसे पूछ रहे थे कि सुअरों को एक ही बार में कैसे खत्म करूँ, इसलिए तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम कसाई बनने के लिए ही पैदा हुए हो। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हम देखते हैं मारू ने उस टकले का हाथ बेहद ही ब्रूटल तरीके से काट दिया होता है। मारू की आंखों में नफरत उबल रही होती है। वो झुककर कहता है, तुम शायद भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? मैं एक कसाई हूँ। हाँ, एक कसाई। टकले की हालत खराब हो जाती है। वो दर्द के मारे चीख उठता है। मारू बोलता है, मैंने इतने सुअर काटे हैं जो कि इंसानों के जैसे ही थे, तो अब मुझे पता है कि इंसानों को कहाँ काटना है, कैसे चाकू घुसाना है और कब उन्हें मारना है। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।